रफ्तार से खबरें आपने देखी, अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, देश करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज बहुत ही साफ शब्दों में दे दिया है। पीएम ने आईएएस ऑफिसर से कह दिया है कि अगर कोई नेता देश का पैसा पार्टी पर खर्च करे तो वो बिना डरे एक्शन ले। वैसे एक्शन में यूपी का सिस्टम भी दिखा। अलविदा की नमाज अदा हो चुकी है, अब ईद भी है, त्योहार का मौका है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश को किले में तब्दील कर दिया है। हम आपको ये तमाम खबरें आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस रियल एक्शन की जो सूडान के मसले पर दिखाई दिया। सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की स्ट्रैटेजी तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की आज। सूडान में इस वक्त भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। आसमान की तरफ उठता ये धुआं उस बात की गवाही दे रहा है जिसके लपटें सूडान को चारों तरफ से झुलसा रही है। सत्ता पर कब्जे के लिए सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की सेना एक दूसरे पर आग बरसा रही है। राजधानी खार्तूम में रणनीतिक महत्व वाली हर जगह पर जोरदार जंग छिड़ी है। दोनों गुट खार्तूम के अलग अलग इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। इस बीच सूडान के सत्ता संघर्ष को लेकर WHO ने डराने वाला आंकड़ा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वहां अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 4,500 लोग घायल। डेमोक्रेसी से दूर सूडान की राजधानी खार्तूम से दिल्ली यूं तो करीब 4,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन उत्तरी पूर्व अफ्रीका के उस देश के हालात को देखकर हिंदुस्तान की सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली में 24/7 कमांड सेंटर एक्टिव हो चुका है। इसकी वजह है वहां फंसे 4,500 हिंदुस्तानी, जिनकी जिंदगी बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सिलसिले में हाई लेवल मीटिंग बुला ली। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नेवल चीफ एडमिरल R हरि कुमार समेत कई देशों के राजदूत और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स शामिल हुए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए रेस्क्यू मिशन के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग की टाइमिंग बेहद खास है। ईद के चलते सूडान की सेना ने 72 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि भारत इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। All depends on the situation on the ground. I wanted to assure you that we are in readiness of taking multiple options. There are contingency plans. We are in close touch with our teams on the ground. But it all depends on how long there is a pause in the fighting or a ceasefire, where it is happening, what is available in terms of locations where we can safely take people away. भारत सूडान के हालात पर हम करीब से नजर रखे हुए हैं। खार्तूम में दूतावास के साथ ही लगातार संपर्क बना हुआ है और मोदी सरकार भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में है। इसके अलावा भारत अपने दोस्तों से भी बात कर रहा है। लोगों के बीच मिसाइल मिनिस्टर के नाम से मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस मीटिंग में भारत ने सूडान में संघर्ष विराम पर बात की। सूडान में संघर्ष विराम के साथ साथ भारत अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए सेफ पैसेज तैयार करने की भी कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने इसी तरीके का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। माना जा रहा है कि जो तरीका यूक्रेन में कामयाब रहा, मोदी सरकार उसे सूडान में भी आजमा सकती है। देखिए, पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। इसीलिए इवैक्यूएशन प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान सूडान में जल्द अमन वापसी चाहता है, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हिंदुस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए टेरर अटैक ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है। पुंछ हमले की जांच ने चीन और पाकिस्तान दोनों को बेनकाब कर दिया है। तारीख 20 अप्रैल, दिन गुरुवार, वक्त दोपहर करीब 3 बजे का। सेना का ट्रक भिम्बर गली से पुंछ की तरफ बढ़ रहा था। मौसम बेहद खराब था, बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी भी काफी कम थी। लश्कर के आतंकियों ने इसी मौके का फायदा उठाया। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की गाड़ी में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमले में चीन पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी डिकोड हुआ। पुंछ हमले के तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े?
पाक ने टेरर के कितने कुरियर बॉयज भेजे थे? बीजिंग की साजिश पुंछ में कैसे डिकोड हुई? पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए टेरर अटैक की तफ्तीश शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले सच बेपर्दा हुए। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर जो बुलेट बरसाई वो मेड इन चीन थी। मौकाए वारदात से मिली गोलियों के खोल पर चाइनीज फैक्ट्री की छाप थी। मेड इन चाइना बुलेट इतनी पावरफुल थी कि सेना की गाड़ी के स्टील को चीर कर निकल गई थी। अंधाधुंध फायरिंग के बाद आतंकियों ने ग्रेनेड तक बरसाए थे। घात लगाकर हमले को अंजाम दिया गया। साल 2021 से लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है। खास तौर पर राजौरी और पुंछ को पाकिस्तान नया टेरर कैपिटल बनाने की फिराक में है। राजौरी और पुंछ में आतंक को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को बिम्बर और कोटली से इस इलाके में घुसपैठ करवाता रहा है। सुरक्षा बलों की माने तो पुंछ और राजौरी में इस वक्त 6 से 7 आतंकी एक्टिव है, जबकि पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमला 3 से 4 आतंकियों ने किया। आतंकी हमले में शहीद 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे, जिन्हें घाटी में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। जो आतंकी पुंछ हमले में इन्वॉल्व थे उनकी तलाश की जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। साफ है जिन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया उन्हें सेना चुन चुन कर ठिकाने लगाकर ही रहेगी। लेकिन विपक्ष ने पुंछ की आतंकवादी वारदात में भी पॉलिटिक्स का स्कोप खोज लिया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने टेरर अटैक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हालात पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि अभी वहां का माहौल चुनाव के लायक नहीं है। उद्धव की शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया है। पुंछ में दहशतगर्दों की कायराना करतूत से देश में गुस्से का गुबार है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू में शिवसेना ने पाकिस्तान के झंडे के साथ आतंकियों का पुतला फूंका। पुंछ टेरर अटैक पर सियासत के तेवर तक सुर्ख हो गए। हमले को बुनियाद बनाकर विपक्ष ने सरकार पर विरोध की मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। केंद्र की पूरी सरकार, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कर्नाटक के चुनाव में पड़े, राजनीति में पड़े, अपोजिशन को दबाने की कोशिश में पड़े और वहां हमारी सीमाएं जिस तरह से खुली छूट दी है, उसकी जिम्मेदार ये लोग। पुंछ हमले पर पॉलिटिक्स की त्योरियां और चढ़ी तो मैदान में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक कूद पड़ी। सवाल सीधे सेंटर पर उठाए गए। आपने जितने वादे किए थे पिछले 9 साल में, अलग अलग मुकाम पर जब आप सरकार बनाए वहां कश्मीर में, तब जो वादे किए थे, जब सरकार गिराई तब जो वादे किए थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब जो वादे किए थे, जब नोटबंदी लाए तब जो वादे किए थे, जब 370 हटाया तब जो वादे किए, जब आपने राज्यों को घटाकर यूनियन टेरिटरी बनाते हुए जो वादे किए, वो तमाम वादे आपके खोखले साबित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। आतंकी हमले के लिए विरोधी सेंटर पर सवाल उठा रहे थे। सिक्योरिटी को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद हो रही थी। बीजेपी के खेमे से रिएक्शन आए तो एक्टिव आरजेडी भी हो गई। आतंकी हमले को मुद्दा बनाकर केंद्र पर सवालों की बौछार होने लगी। इतने दिनों से सरकार है और सरकार का दावा जो है बड़ा बड़ा है, ऐसी सरकार कभी बनी नहीं। माने प्रधानमंत्री जी भी इस बात का क्लेम करते हैं, हमारे अमित शाह जी भी गृह मंत्री हैं, वो भी क्लेम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी घटनाएं जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएं। लगातार माने कोई न कोई घटना की खबर जो है मिलती रहती है। इस सियासी केमिस्ट्री से अलग हकीकत एक और है। पुंछ हमले में शामिल आतंकियों के तलाश में सुरक्षा बल खूब पसीना बहा रहे हैं। जल्द आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचा भी दिए जाएंगे, लेकिन सियासत को तो मुद्दा मिलना चाहिए, फिर चाहे मौका कोई भी हो। पुंछ में हुई कायराना वारदात ने आतंकवाद को मिटाने का भारत का संकल्प और मजबूत कर दिया है और हिंदुस्तान के इसी संकल्प से पाकिस्तान दहशत में है।
क्योंकि पुंछ हमले में पाकिस्तान का हाथ साबित हो चुका है। उसके 3 दहशतगर्दों की पहचान भी हो चुकी है। उनकी सफाई का इंतजाम भी मुकम्मल हो चुका है और यही वजह है कि पुलवामा अटैक का अंजाम भोग चुके पाकिस्तान में खौफ का मीटर हाई। पुंछ हमले का ब्लूप्रिंट बॉर्डर पार ही रेडी हुआ था। आतंक के कुरियर बॉय बॉर्डर पार से ही घाटी में पार्सल हुए थे। इस बीच पुंछ हमले पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों को सॉलिड इनपुट मिला है कि पुंछ हमले में 5 आतंकी शामिल थे। 5 आतंकियों में 3 विदेशी थे। आतंकियों का मकसद G20 की बैठक से पहले खौफ पैदा करना था। पुंछ हमले की साजिश जैसे जैसे बेपर्दा होने लगी, इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ने लगी। पुंछ हमले पर पाकिस्तान कैसे प्रपंच कर रहा है, ये सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। G20 इजलास की नाकामी पर भारत की पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश। 3 बजे के करीब राजौरी में फौजी ट्रक में आतिशज़दगी से 4 फौजियों की हलाकत की वजह आसमानी बिजली करार। शाम 6 बजे दहशतगर्दों के हमले का दावा। 7 बजे के बाद मोदी नवाज मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने ये साजिश उस वक्त रची जब भूखों मरते मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं। 4 से 5 मई को गोवा में SCO की बैठक है। 21 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत की सरजमी पर कदम रखेगा, लेकिन दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने जो दगाबाजी की, उससे पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी खौफ में हैं। पुंछ का इलाका है, वहाँ पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया। गलत तो पाकिस्तान 75 साल से करता आया है। पाकिस्तान आतंक की खेती की खाद पानी करता है, भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशें करता है, खासकर तब जब जम्मू में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो किया उससे आवाम मान चुकी है कि मोदी स्ट्राइक किसी भी वक्त मुल्क पर हो सकती है और पाकिस्तान पल भर में घुटने टेक देगा। इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अवाम अच्छे से जानती है कि भारत के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। देखिए, हर गुनाह की सजा होती है और ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन यहाँ पर बात उस गुनहगार की जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी शिद्दत से तलाश कर रही है और हम बात कर रहे हैं शाइस्ता की। खबर है कि शाइस्ता बहुत जल्द सरेंडर कर सकती है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार के एक्शन ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम के भी होश उड़ा दिए हैं। उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यानी कि अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये शिकंजा कसता जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी के भी बहुत जल्द गिरफ्त में होने की खबरें सामने आ रही है और शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, ये भी बड़ी खबर है। और ये बड़ा जो डेवलपमेंट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इस पर हम आपको हर अपडेट देंगे। लेकिन देश और समाज की तरक्की के लिए माफिया का मिटना देखिए जरूरी है, लेकिन हैरानी यहां पर तब होती है जब माफिया को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है, सड़कों पर उसके समर्थन में नारेबाजी होती है। बिहार की राजधानी पटना में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहां एक खास तबके के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए और अतीक के समर्थन में खुलेआम नारेबाजी करने लगे। इस भीड़ को देख लीजिए, इस भीड़ में शामिल लोगों को देख लीजिए। माफिया को शहीद बताने की साजिश में शामिल एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। ये नीतीश कुमार का पटना है, जहां रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के बाद जब जामा मस्जिद से लोगों का हुजूम निकला तो प्रयागराज की कब्र में दफन माफिया अतीक अहमद को शहीद बताने वाले नारे गूंजने लगे।
सवाल यह है कि माफिया को हीरो बनाने के लिए सरेआम नारेबाजी वाले ये लोग कौन हैं? ये किसकी जुर्रत है? तो जान लीजिए कि इस भीड़ की नुमाइंदगी करने वाले शख्स का नाम है रईस गजनवी। पटना जंक्शन के पास बैग मरम्मत की दुकान चलाता है, लेकिन फिलहाल सामाजिक ताने बाने पर जहरीली जुबान की कैंची चला रहा है और साथ में मौजूद भीड़ इसका हौसला बढ़ा रही है। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर माफिया का सपोर्ट करने वालों की हिम्मत बढ़ा कौन रहा है? रईस गजनवी जैसे लोगों को हौसला कहां से मिल रहा है? ये समझना हो तो बयानबाजी देख लीजिए। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। माफिया के मर्डर पर मोदी और योगी के विरोधियों की बोली के बाद अब जरा उत्तर प्रदेश का हाल भी देख लीजिए, जहां ना तो नारे लगे ना किसी ने माफिया का सपोर्ट किया। एक साथ सिर झुके, एक साथ हाथ उठे, लबों पर खैरियत और बरकत की दुआओं के साथ नमाजियों ने ऊपर वाले को याद किया और रमजान के आखिरी जुमे की नमाज यानी अलविदा की नमाज पुरअमन अंदाज में पूरी हुई। और आप देख सकते हैं बाहर अब आपको जो ये लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी नमाजी हैं जो इस मुबारक मौके पर नमाज अदा कर कर बाहर निकले हैं। प्रशासन चाहता था कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले और न बलवा हुआ न बवाल हुआ। योगी का इंतजाम ऐसा था कि हर जगह अमन रहा। वैसे क्राइम और दंगों के खिलाफ योगी सरकार ने हमेशा टफ स्टैंड लिया है और अतीक अहमद के मर्डर के बाद जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसे देखते हुए सरकार खास तौर पर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की 29,000 मस्जिदों और करीब 5,000 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए इंतजाम चाक चौबंद है। इसकी झलक आज अलविदा की नमाज के वक्त ही दिख गई। तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या हो या फिर लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद हो, त्योहार के रंग में कोई जहर ना घुले, इसके पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। लखनऊ में पुलिस के घुड़सवार दस्ते चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज में भी पुलिस वाले सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। अंदेशा है कि गड़बड़ी फैलाने वाले सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, लिहाजा हर तमाम तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है। तो यूपी में तो पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन चूक बिहार के दरभंगा में हो गई। बच्चों की मामूली से लड़ाई हुई और दरभंगा में कोहराम मच गया। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की गई। हालांकि हालात अब कंट्रोल में है, लेकिन सवाल यह है कि दरभंगा का माहौल आखिर किसने बिगाड़ा? बेकाबू पत्थर पलटन, बेहिसाब हंगामा, बेहिसाब गुस्सा, कलेजा कपाने वाली तस्वीरें बिहार के दरभंगा से आई। देर रात दरभंगा के बिरौल थाना इलाके का सुपौल बाजार जंग का अखाड़ा बन गया। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई। हिंसक झड़प की बुनियाद बच्चों की मामूली लड़ाई से पड़ी। हुआ यूं कि गुरुवार रात इफ्तार पार्टी के बाद लोग नमाज अदा करने गए थे। नमाज के दौरान ही बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए।
जमकर पत्थरबाजी हुई, कई मोटरसाइकिल तोड़ी गई। सुबह होने तक हालात कंट्रोल में आ गए। घटना की बात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हर तरफ आपको सड़क पर ईंट पत्थर जो है नजर आएंगे। ये देखिए, जहाँ पुलिसकर्मी बैठे हैं, यहाँ कुर्सी के नीचे भी देखिए आपको हर जगह ईंट पत्थर नजर आएगा। इसी गली में जो है दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी है करीब 30 मिनट तक हुई है। उसके बाद आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची है और मामले को शांत कराया है। आपको देखिए, गली सुपौल बाजार में ये जगह है, इस गली में ही जो है घटना हुई है। आपको यहाँ पर बिहार पुलिस के जवान, बीएसएफी के जवान नजर आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी भी जो यहाँ पे है लगातार कैंप कर रहे हैं, क्योंकि अब ईद भी आने वाला है तो फिर से कोई घटना ना हो जाए, इसलिए पुलिस जो है यहाँ पर मुस्तैदी से बड़े अधिकारी जो है वो लगातार कैंप कर रहे हैं। आधी रात तक दरभंगा में हंगामा होता रहा। हालात और बिगड़ते इससे पहले ही पुलिस और स्पेशल फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए कमांडो तक इलाके में तैनात कर दिए गए। क्योंकि नमाज का यहाँ पे समय हुआ करता था वो, और नमाज में जितने भी नमाजी थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो वीडियो में वही दिखा है, तो उसको दो समुदाय का रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। और कुछ जो पत्थरबाजियाँ वगैरह हुई है, पत्थर कुछ चले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, लेकिन मतलब उसको त्वरित गति से हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया और वो मामला नियंत्रित कर लिया गया था। अभी यहाँ पर स्थिति सामान्य है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, रात में फ्लैग मार्च भी हुआ था यहाँ पे, ऐसा कोई स्थिति समस्या में नहीं है यहाँ पे। हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें एक महिला भी है। वहीं पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। एबीपी न्यूज भी अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और दरभंगा से अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां एक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आरोपी वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आया था। वारदात की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रोजाना की तरह दिल्ली के साकेत कोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। अदालत लगी थी, वकील जिरह कर रहे थे, कोर्ट कंपाउंड में वकील दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान लॉयर्स ब्लॉक में सीढ़ियों के पास एक महिला और एक ब्लैक कोट पहने शख्स के बीच कहासुनी होती है। अचानक महिला 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाती है। जिस शख्स से बात हो रही थी वो हरकत में आता है, अपने हाथ से पिस्तौल निकालता है। जब तक महिला चिल्लाती तब तक हमलावर महिला के ऊपर गोली चला देता है। बदहवास महिला चीखती चिल्लाती दौड़ती हुई नीचे की तरफ भागती है, लेकिन गोली चलाने का सिलसिला नहीं थमता। इस वीडियो के बाद एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें महिला को कुछ लोग पकड़े हुए दिखाई देते हैं। जिस वक्त महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, उसी दौरान क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम भी आ गई। बाद में पुलिस ने इस हत्याकांड का बयान जारी किया। हमलावर का नाम कामेश्वर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कामेश्वर और राधा नाम की महिला का पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। महिला से पैसों की मांग हो रही थी, हो सकता है इसकी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड्स विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम है, विक्टिम को लगी है, और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता तो हमें दे दीजिए। कहाँ हैं एलजी साहब, क्या कर रहे हैं? एलजी साहब दिल्ली वालों को बताएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए एलजी साहब ने पिछले 1 साल में क्या किया और आगे उनका क्या प्लान है, वो दिल्ली वालों को बताएं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटनाएं बढ़ी जरूर है। सितंबर 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। सवाल ये भी है कि सख्त चेकिंग के बावजूद हमलावर कोर्ट में पिस्तौल ले जाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं।
तो दिल्ली का गोलीबाज तो पकड़ा गया, लेकिन जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है वो अभी पकड़ से दूर है। मैं बात कर रही हूं शाइस्ता की। खबर है कि शाइस्ता जल्द सरेंडर कर सकती है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार के एक्शन ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम के भी होश उड़ा दिए हैं। उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया ऑल आउट सुपर एक्टिव है। कल तक माफिया अतीक की क्राइम क्वीन शाइस्ता ही एसटीएफ के रडार पर थी। अब हिट लिस्ट में IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी का नाम भी नोट हो चुका है। यूपी एसटीएफ शाइस्ता परवीन की शिद्दत से तलाश कर रही है। पुलिस के एक्शन से माफिया क्वीन के दिलो दिमाग में खौफ दौड़ रहा है। योगी की पुलिस का खौफ इतना है कि शाइस्ता परवीन पुराने केस में सरेंडर करने की फिराक में है। उधर पुलिस का शिकंजा मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा पर भी कस चुका है। डॉन की बेगम को अरेस्ट करने पुलिस की 3 टीमें गाजीपुर पहुंच चुकी हैं। अफशा पर इनाम की रकम बढ़ाकर 75,000 हो चुकी है। अफशा अंसारी 1 साल से फरार है। अफशा को अरेस्ट करने के लिए मऊ पुलिस भी सुपर एक्शन में है। स्पेशल फोर्स ने गाजीपुर, चित्रकूट, लखनऊ और कासगंज में अफशा के कई ठिकानों पर रेड डाली। डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम पर मऊ पुलिस ने 25,000 के इनाम का भी ऐलान कर दिया। धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता अफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर की गिरफ्तारी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मऊ पुलिस ने अफशा अंसारी पर 25,000 का इनाम रखा है, जबकि गाजीपुर पुलिस में अफशा के सिर पर 50,000 का इनाम है। मऊ में अफशा के ठिकानों पर दबिश से ठीक 24 घंटे पहले गाजीपुर पुलिस की स्पेशल टीमें मोहम्मदाबाद में डॉन मुख्तार अंसारी के घर पहुंची। मुख्तार की पैतृक गांव फाटक का चप्पा चप्पा खंगाला गया। डॉन के घर पर नोटिस तक चस्पा किया गया। अफशा पर नकेल कसने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वही वांछित है थाना कोतवाली के विरोध में और अपनी गिरफ्तारी से बच रही है, जिसमें 50,000 का इनाम किया गया है। अफशा अंसारी पुलिस से भागती फिर रही है। इसी बीच अतीक की बेगम शाइस्ता का एक और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से चंद महीने पुराना है। तब माफिया क्वीन शाइस्ता प्रयागराज में एक शादी में शामिल होने आई थी। बिना बुर्का पहने शाइस्ता पार्टी में दिखी थी। वीडियो में शाइस्ता परवीन दुल्हन के बगल में फूलों की माला पहनकर बैठी थी। शाइस्ता परवीन जब से फरार है तब से अतीक गैंग का शार्प शूटर साबिर उसकी प्रोटेक्शन में लगा है। शाइस्ता के भरोसेमंद शूटर साबिर का भी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में शाइस्ता अपने बेटे असद और शूटर साबिर के साथ नजर आ रही है। ये वीडियो उस वक्त का है जब चकिया में घर टूटने के बाद साबिर शाइस्ता के घर पहुंचा था। तब शाइस्ता के ऑर्डर पर अतीक के घर में रखे सामान को साबिर ने अपने गुर्गों के साथ गुड्डू मुस्लिम के घर पर रखा था। यूपी एसटीएफ से डर न सिर्फ चकिया क्वीन शाइस्ता को है, बल्कि खौफ में मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा भी है, क्योंकि दोनों लेडी डॉन जानती हैं कि बहुत देर तक पुलिस को वो गच्चा नहीं दे पाई। तो शाइस्ता पर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये तो फिलहाल एक बड़ा सवाल है। लेकिन ट्विटर की सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी दुनिया इस वक्त शॉक्ड है। एलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर ने लाखों वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया है। कंपनी का यह कहना है कि अब ब्लू टिक लेने के लिए पैसे देने ही होंगे। पिछले 24 घंटे में इन तस्वीरों की खूब चर्चा हुई। ओडिशा की एक बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन लेने के लिए एक कुर्सी के सहारे बैंक तक इस तरह जाना पड़ा। दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जिन्हें बूंद बूंद पानी के लिए अब इस तरह जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और तीसरी तस्वीर उस नीले निशान की है जिसके लिए पूरी दुनिया में एलॉन मस्क को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री ने ओडिशा की महिला की तस्वीरें देखी तो बैंक से सवाल पूछे। वित्त मंत्री ने पूछा कि बैंक मित्र कहां चले गए, क्यों महिला को पैदल चलना पड़ा। बैंक की सफाई आई, पेंशन दी जा चुकी थी। तस्वीरें देखकर दुख हुआ। ट्विटर पर 70 साल की सूर्य नाम की बुजुर्ग का चैप्टर तो क्लोज हो गया। चंद घंटों में लोग इस घटना को भूल भी जाएंगे, लेकिन लाखों लोगों का दुख अभी बाकी है। ऐसा लगता है सूर्य से ज्यादा तकलीफ और दर्द ब्लू टिक वाले बिल्ले के छिन जाने का है। असल में 20 अप्रैल की रात 12 बजे से वेरीफाइड यूजर्स के ब्लू टिक हटा लिए गए। ब्लू प्लान खरीदने पर यानी पैसा देने पर नीला निशान दिखाई देगा। फिर क्या था, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या स्पोर्ट्स स्टार, सबके ब्लू टिक हट गए। विराट कोहली, राहुल गांधी, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान के अकाउंट से भी ब्लू मार्क हट गए। अमिताभ बच्चन ने तो ट्विटर को अपने अंदाज में ब्लू टिक लगाने की अपील कर दी। इसी तरह का रिएक्शन विदेशों से भी देखने को मिला। हालांकि इसमें मस्क की स्ट्रैटेजी भी है। वो चाहते हैं कि पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए ट्विटर के घाटे को कम किया जाए और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए।
इसीलिए वेब यूजर्स के लिए 650 रुपए महीना और 6800 रुपए का सालाना सब्सक्रिप्शन होगा, जबकि मोबाइल यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने 900 रुपए देने होंगे। देखिए, वैसे ट्विटर का मसला तो पैसे देकर हल हो सकता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैसों के मामले में आईएएस ऑफिसर्स को एक बड़ा मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर अफसरों से जरा सी लापरवाही हुई तो देश का धन लुट जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी 16वें सिविल सर्विस डे के मौके पर पहुंचे थे। मोदी ने इशारों में राजनीतिक दलों के करप्शन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि अफसर अपना काम बिना किसी दबाव के करें। ध्यान रखें कि सियासी दल जनता के पैसे को अपनी पार्टी के लिए खर्च कर रहा है या फिर देश के लिए। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, किसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला किया। कहा कि पिछली सरकार में जबरदस्त करप्शन हुआ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई अफसरों के सामने भी इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सियासी दलों के खिलाफ कार्रवाई में हिचकिचाना नहीं, करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे, 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये सिस्टम बदला। देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्लियर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच करप्शन फ्री वाली इमेज को ले जाना चाहते हैं। मैसेज ये भी है कि विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का एक्शन करप्शन के खिलाफ वाली कार्रवाई का हिस्सा है, यानी सरकार भ्रष्टाचार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जिसे लेकर आज एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वायरस के नए सब वेरिएंट XBB.1.16 अब जानलेवा हो चुका है और इससे दुनिया में पहली मौत रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन का ये वही सब वेरिएंट है जिसे पूरी दुनिया में आर्चरस के नाम से जाना जाता है। WHO इस वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है और यही स्ट्रेन भारत के ज्यादातर नए केस में भी दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड में एक बुजुर्ग मरीज ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया। इस मरीज के कोरोना सैंपल को जब चेक किया गया तो पता चला कि ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन की वजह से जान गई। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर के 22 देशों में कहर बरपा रहा है। रोजाना नए मरीजों की संख्या 10 और 11,000 के आंकड़े को पार कर रही है। पिछले 2 दिन केस बढ़े, लेकिन नए डेटा के मुताबिक 20 अप्रैल को केस की संख्या 12,000 से घटकर 11,692 हो गई। इस दौरान 28 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल और चिंता एक्टिव केस को लेकर भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक एक्टिव केस की संख्या 10,000 से कम थी, लेकिन अब ये फिगर 66,000 को पार कर गया है। हालांकि डॉक्टर्स और राज्य सरकारों का कहना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन घातक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले करीब एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि देश में जो नए केस सामने आए उनमें से ज्यादातर केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से हैं। दिल्ली में रोजाना 1500 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा है। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इस वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मगर मास्क लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अमेरिका में एक बार फिर ये वायरस सर उठाने लगा है। आर्चरस अमेरिका में 7% कोरोना मामलों का कारण बन रहा है।
एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर धमकी दी है। अलकायदा ने अतीक हत्याकांड का बदला लेने की धमकी दी है। आपको बताएं कि आतंकवादी संगठन है अलकायदा, जिसने 7 पन्नों का ये नोट जारी कर कहा है कि इस हत्याकांड का बदला लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर अलकायदा की धमकी और 7 पन्नों का ये धमकी भरा हुआ नोट जो कि जारी किया गया है, जिसमें इस हत्याकांड का बदला लेने की बात कही गई है। सीधे रुक कर लेते हैं, वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, अलकायदा की धमकी क्या है इस 7 पन्नों के नोट में? जिसके कहीं ना कहीं पहले ही एजेंसीज और उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में बात सामने आई थी कि अतीक और अशरफ इनके संबंध पाकिस्तान और ISI से है। और अब इस पूरी वारदात के बाद कहीं ना कहीं अलकायदा की तरफ से एक धमकी भरा पत्र और उनकी मैगजीन में ये छापा गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैमरों के सामने अतीक और अशरफ की हत्या की गई, उसका बदला लेने का इस पे जिक्र किया गया है। और साथ ही ये बात भी कही गई है कि जो हिंदुस्तान के अंदर चाहे तिहाड़ से लेकर बडियाला तक हर मुस्लिम कैदी को रिहा कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मैगजीन के जरिए अलकायदा ने एक धमकी दी है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो ये पूरी वारदात हुई है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आहत है और किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। और कुछ इसी तरीके के जो खुफिया इनपुट है वो लगातार पहले ही यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसी से मिल रहे थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब जुमे की नमाज थी, उससे पहले कई जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए थे। और अब इस चिट्ठी से ये बात एक बार फिर से जाहिर हो गई है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ गैंग की जो संबंध है वो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान में बैठे ISI के साथ लगातार संपर्क में था। जी अच्छा, इस धमकी के पीछे कुछ और बात ऐसी जो लिखी गई हो 7 पन्नों के नोट में? आपने बताया कि अलकायदा की मैगजीन में इसका जिक्र किया गया है। किस तरह की धमकी है ये, और क्या कुछ और जानकारी भी है इससे जुड़ी हुई, इस नोट से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल 7 पन्नों की ये चिट्ठी है या फिर कहें कि अपनी जो उनकी मैगजीन है उसमें इन्होंने इसे पब्लिश किया है। कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने जिस तरीके की अलकायदा की सोच है, कट्टरपंथियों की सोच है, उसी तरीके की बातें लिखते हुए ये बात लिखी है कि कई घटनाएं हुई है, कई वारदातें हुई है, जो एक कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर टीवी कैमरे के सामने जो सिर पर बंदूक रखकर शहीद कर दिया गया एक शख्स जो खुद जिसके ऊपर 102 मुकदमे हो, कई हत्या के मुकदमे हो, उसको वो शहीद का दर्जा देते हुए इस तरह की धमकी दे रहा है। तो ये अलकायदा का प्रोपेगेंडा हमेशा से ही पहले से रहा है और वो इस तरह की धमकी हमेशा हिंदुस्तान को देता रहा है। और एक बार फिर तो उसने धमकी दी है बदला लेने को, लेकिन देखना ये होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इसको किस तरीके से देखती है। और नजर बनाकर रखेगा इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अलकायदा की तरफ से उसकी मैगजीन में ये एक नोट जिस पर अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर धमकाया गया। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। मास्टर स्ट्रोक में एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, वायरस की रफ्तार जितना डरा रही है उतना ही टेंशन मौसम का मिजाज बढ़ा रहा है। जब आधे हिंदुस्तान में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग मौसम में बदलाव के लिए तरस रहे हैं, तब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक मौसम का जबरदस्त यू-टर्न देखने को मिला है। देश के 9 राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। बिहार, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में कई जगह पारा 44 के पार पहुंच चुका है। मैदान टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहे हैं, लेकिन कुदरत की विचित्र माया पहाड़ों पर दिख रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसे राज्यों में भीषण बर्फबारी जारी है। मौसम की मनमर्जी की लेटेस्ट तस्वीरें उत्तराखंड के वर्ल्ड फेमस औली से भी सामने आई। भीषण बर्फबारी से औली की वादियां गुलजार हो गई हैं। पूरा औली बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। जिस वक्त उत्तर भारत के कई इलाके गर्मी का सितम झेल रहे हैं, ठीक उस वक्त उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। लेकिन भीषण बर्फबारी ने श्रद्धालुओं के साथ सिस्टम की चिंता बढ़ा दी। उत्तराखंड के अलावा लद्दाख में भी बर्फबारी हो रही है। साथ ही बांदीपोरा के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ है। मौसम ने करवट बदली तो टेंशन हिमाचल प्रदेश की भी बढ़ी। रोहतांग समेत कुल्लू के कई इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया। मौसम का बदला मिजाज जहां पहाड़ों की ठिठुरन बढ़ा चुका है, वहीं देश के कई राज्य गर्मी का सितम झेल रहे हैं।
और आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक शॉकिंग रिपोर्ट की जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक का डेटा लीक होने की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा किसी और का नहीं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाल ही में जो जांच हुई उससे जांचकर्ताओं को पता चला है कि बैंक का पूरा सिस्टम मिसकॉन्फ़िगर्ड था। सिक्योरिटी वाला डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और इसके चलते लाखों रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज हो गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खाता धारकों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो गई। उनका फाइनेंशियल डेटा और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हुए। रिसर्च टीम का दावा है कि जांच के दौरान 36 लाख फाइल्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। इन फाइल्स में बैंक और उसके क्लाइंट की प्राइवेट जानकारी सामने आ गई। साइबर न्यूज रिसर्च टीम के मुताबिक जो डेटा लीक हुआ उसमें बैंक की अकाउंट डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड नंबर, क्लाइंट का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर्स, ईमेल समेत कर्मचारियों की डिटेल्स भी लीक हुई। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आईसीआईसीआई बैंक का पहला वर्जन सामने आया। बैंक की तरफ से इस तरह के किसी भी साइबर डेटा लीक से इनकार किया गया। वैसे आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है। इसकी देश भर में 5000 से ज्यादा ब्रांच है और कम से कम 15 देशों में भी ये बैंक ऑपरेट करता है। इस बैंक की मार्केट वैल्यू 76 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।